Assalamualaikum students, my name is Hoyes Khan. As you know, today our topic is hygiene wave theory of light. स्टूडेंट बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे नेचर ऑफ लाइट के बारे में, और उसके साथ साथ हमने उसके इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसकी न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने लेक्चर मिस कर दिया तो डेफिनेटली वो प्रीवियस लेक्चर पे जाकर उसको सुन सकता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट था, उसी एरा में मैंने समझाया था कि ये तो 4 प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हो गए, मगर कुछ ऐसे फिनोमेना भी थे या ऐसे बिहेवियर भी थे लाइट के जो कि पार्टिकल नेचर को प्रूफ या सजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, वो कौन से थे? वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये 4 से 5 मैंने आपको बताए थे कि ये लाइट की वेव नेचर को सपोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, न्यूटन को मैंने बताया था कि 16th सेंचुरी में ये काम किया था, ऑलमोस्ट 1660 के अंदर। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है उसी एरा के अंदर, कुछ ईयर्स बाद ही उन्होंने जो है वो एक हमारे पास एक थ्योरी दी थी जिसका साइंटिस्ट का नेम था, जिसको हम कहते हैं सेकंड थ्योरी थी हमारी। उन साइंटिस्ट का नेम था आपके पास हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइजेन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो अब हमने जो है वो हाइजीन की वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। डेफिनेटली हाइजीन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में बताया था। ये वेव थ्योरी हाइजीन ने कब दी थी? ये दी थी हाइजीन ने इन 1687 के अंदर। ठीक है, इन 1687 के अंदर। ऑलमोस्ट कुछ बुक्स में जो है वो 88 लिखा हुआ है, किसी में 86 है, तो एयर पे इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मोस्टली 87 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1687 के अंदर जब हमारे पास ये वेव का कॉन्सेप्ट आया तो हाइजीन ने कहा कि लाइट मैटर नहीं है बल्कि लाइट वेव ही नेचर है। ठीक है, लोगों ने हाइजीन से कहा कि ठीक है, हम आपकी बात अगर मान लें तो जिस तरह न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करवाएं, आप भी कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ करवा दीजिए, हम आपकी बात को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हाइजीन के पास उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर उस वक्त जो है वो उनके पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल वे नहीं था जिससे वो लाइट की वेवी नेचर को शो कर सके। एक्सपेरिमेंटली ये नहीं साबित कर सके कि लाइट की नेचर जो है वो वेव होती है। उन्होंने सजेस्ट तो कर दिया था लेकिन एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सके थे। ठीक है, तो इसी वजह से उस एरा के अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो देखें न्यूटन की फेम भी बहुत थी और न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करवाया था, तो इसलिए जो है वो उस वक्त दोबारा न्यूटन की ही बात को माना जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें वेव थ्योरी का उस वक्त तक नहीं। उसके बाद हमने क्या कहा कि 1800 वेव थ्योरी का हमें जो एक कहते हैं कि सॉलिड एविडेंस जो मिला, वो सॉलिड एविडेंस कब मिला? इन 1801, तकरीबन ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट। ठीक है, एक साइंटिस्ट है थॉमस यंग, ठीक है, जिनका एक एक्सपेरिमेंट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट के हमें एक सॉलिड एविडेंस मिला या हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि लाइट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करती हैं। तो इंटरफेयर का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देता चलूँ। मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि भाई सपोज़ करें मैं 2 ऑब्जेक्ट की बात करूँ, 2 मैटर की बात करूँ ना, तो 2 मैटर अगर मैं रख रहा हूँ, एक मुझे इस स्लाइड से एक कर्पस्कुलर पार्टिकल आता हुआ मिल रहा है, एक इस स्लाइड से कर्पस्कुलर पार्टिकल आता हुआ मिल रहा है। मैंने दोनों को ऐड करवा दिया, दोनों को सुपर इम्पोज करवाया, तो क्या ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अंदर मर्ज होकर एक मुझे इससे लार्जर वैल्यू मिलेगी, या ये दोनों एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज होकर एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि मैटर नेचर एक दूसरे की वैल्यू को ना तो इंक्रीज़ करती हैं ना ही डिक्रीज़ करती हैं। ठीक है, ये क्वालिटी या ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? ये वेव की होती है।
ठीक है। तो वेव एक दूसरे को इन्हांस भी कर सकती हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, ख़त्म भी कर सकती हैं, वैनिश भी कर सकती हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस कब मिला? यंग थॉमस ने दिया 1870 के अंदर, 1 के अंदर, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझाया। ठीक है। तो इसके हम जो है वो अब इसी अकॉर्डिंगली लाइट के हाइजन वेव के जो है वो हमें कुछ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट मिल गए। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भाई प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट भी आपने बताने। ठीक है जी। तो लाइट के जो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट है बेटा, वो प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट कौन कौन से थे? एक तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसके अलावा पोलराइजेशन, इसके अलावा डिस्पर्जन ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हो गए थे, किसके? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, कि वेव इस चीज़ को सेटिस्फाइड करवा पा रहा था, समझा पा रहा था। ठीक है। तो ये हमारी हाइजन वेव थ्योरी हो गई। अब आपने एक बात याद होगी, मैंने न्यूटन के टाइम पे आपको समझाया था न्यूटन थ्योरी पढ़ाते वक्त कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ लाइट भी बताई थी, याद है ना? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी? उन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर होगी। ठीक है। देन लिक्विड में, देन गैस में और वैक्यूम में कोई ट्रैवलिंग नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थी। लेकिन जब हम वेव नेचर को मानते हैं तो वेव के लिए तो देखिए बेटा इस तरह मूवमेंट होगी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर मुझे वेव क्रॉस करवानी है या वेव को पास करना है इस मीडियम में से, तो मैंने जो है वो वेव पास की। क्लियर? अब ये जो मीडियम है ये जितना ज़्यादा डेंसर होगा बेटा, अब देखिए डेंसर ज़्यादा है मतलब सॉलिड कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम या उतनी ही ज़्यादा हर्डल्स होंगी किसको? इस वेव को यहाँ से क्रॉस होने में। तो उसके अलावा अगर यहीं जो पार्टिकल्स हैं जो बनाए हैं छोटे छोटे पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स में कह लूँ, ये पार्टिकल्स अगर लेस हो, कम हो, या मतलब लेस डेंसिटी हो, लिक्विड हो, या और कम कर लें गैस हो, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल यहाँ से कम होते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर लेता हूँ, पार्टिकल 1 हो गया, ये 2 हो गए, कुछ पार्टिकल मैंने यहाँ से कम कर दिए। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यही वेव बहुत ईजीली जो है यहाँ से क्रॉस होती हुई इमिट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो डेफिनेटली इसी तरीके से गैस में और कम पार्टिकल हो जाएंगे, जब पार्टिकल और कम होगा तो और आराम से मूव करेगी और स्पीड से मूव कर सकेगी। ठीक है। सिमिलरली जब वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता, तो लाइट को तो इजीली क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, वेव थ्योरी के बाद, वेव थ्योरी में समझ में आ गई। वेव थ्योरी के बाद बेटा उस एरा में एक साइंटिस्ट थे, आप टॉपिक में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे, उन साइंटिस्ट का नेम था माइकलसन। अच्छा, वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है। तो वहाँ एक साइंटिस्ट का नाम बताया माइकलसन। अच्छा, उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, इसका नाम था माइकलसन एंड मोरले, 2 साइंटिस्ट थे। तो माइकलसन एंड मोरले ने एक चीज़ प्रूव करी कि हमारी जो स्पेस है, आपको याद हो मैंने पहले लेक्चर में न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन के अंदर जब उन्होंने कहा कि सॉलिड में से लाइट ट्रैवल होती है, वैक्यूम से ट्रैवल नहीं होती, तो उस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर सनलाइट तो वैक्यूम से आ रही है ना, तो सनलाइट तो वैक्यूम से आ रही है, तो फिर न्यूटन की तो बात गलत हो गई। तो मैंने आपको उसके आंसर में बताया था कि उस एरा में 16th सेंचुरी की जब हम बात करें तो वहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट था कि हमारी स्पेस खाली एम्प्टी जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पर ईथर गैस मौजूद है या ईथर एक मटेरियल मीडियम मौजूद है ईथर का। ठीक है। तो उस वक्त वो हमारी स्पेस एम्प्टी नहीं थी, नहीं कंसीडर की जाती थी, ये कॉन्सेप्ट था ओल्ड। ठीक है। उसी चीज़ को वेव थ्योरी में जब लेकर आया तो माइकलसन मोरले ने कहा कि वहाँ पर ईथर गैस होती ही नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने प्रूफ करवाया, जिसको हम इंटरफेरोमीटर में पढ़ेंगे, माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर में। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चीज़ को प्रूफ करवा दिया। ठीक है बेटा। जब प्रूव्ड हो गया कि हमारी स्पेस क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो फिर वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ
अब क्वेश्चन क्या रेज हुआ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप इसको जो है उस पूरे क्वेश्चन को या उस ऑब्जेक्शन को फ़ौरन से जो है पिक कर लेंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल क्या था, देखिए बेटा, आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन का, चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैंने एग्जांपल दी थी कि थ्रू द फ्रिक्शन वी कैन एबल टू वॉक, वी कैन एबल टू रन, वी कैन एबल टू पिक एन ऑब्जेक्ट, वी कैन एबल टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो हमने ये कुछ एग्जांपल्स दी थी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की बेस पर एग्जांपल ये भी थी कि हम फ्रिक्शन पे चल पाते हैं फ्रिक्शन की हेल्प से, ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, आप फोर्स लगाते हो, जरा गौर से सुनिएगा बात बेटा, आप क्या करते हो, आप अपने पैर से पीछे अर्थ के लिए फोर्स लगाते हो कि कोशिश करते हो कि मैं अर्थ को पीछे पुल कर दूं, पीछे पुश करवा दूं, आप यही कोशिश करो। लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत हैवी है, बहुत ह्यूज ऑब्जेक्ट है, तो आप तो इसको पुश नहीं करवा सकते पीछे, बल्कि ये आपको रिएक्टिव फोर्स लगाती है, रिएक्शन फोर्स लगाती है, और आप कहाँ चले जाते हो, आगे मूव कर जाते हो। बात समझ में आई। मैं अगर आपको समझाऊं, आप ये ऑब्जेक्ट है, सपोज आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को पीछे करने की कोशिश करी, लेकिन जो अर्थ है वो आपको आगे पुल कर देती है, तो आप क्या होते हो, फॉरवर्ड मूव कर जाते हो। इसका मतलब हमें पता लगा चलने के लिए, मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम लाजमी चाहिए, फ्रिक्शन की ऐसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पर चलकर हम जा सकें। क्लियर। तो फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई वेव थ्योरी अगर मैं मान लूँ तो वेव के साथ ऐसा कौन सा एक ऑब्जेक्ट है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इस वेव को मीडियम या स्पेस में से भी मूव करवा देती है। भाई वेव तो एक ही कंपोनेंट है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा, हाइजेन वेव थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे आगे नहीं जा रहे अभी हम, वेव थ्योरी की बात। तो हाइजेन के अकॉर्डिंग सिंगल एक वेव है, तो वेव के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो इजीली मूव कर लेता है स्पेस के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने जो है वो सबको थोड़ा सा एक कहते हैं कि डाउट में लेकर आ गए, सबके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो गया, जिसके बाद जो है वो उस पर दोबारा काम किया गया, इस हाइजीन की थ्योरी पर एक और काम किया गया। फिर वो साइंटिस्ट कौन थे, इसके बाद जो थर्ड हमारी जो थ्योरी आई थी वो आई थी EM वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारी एक नेक्स्ट थ्योरी आ गई इस क्वेश्चन के बाद, माइकलसन मोर्ले के एक्सपेरिमेंट के बाद जो डाउट हुआ, जो क्वेश्चन रेज हुआ, उसके बाद एक न्यू थ्योरी आई। उस थ्योरी का नाम क्या था, EM वेव थ्योरी ऑफ लाइट। EM का मतलब क्या है, E फॉर इलेक्ट्रो, ठीक है, और M फॉर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, किसने दी थी ये थ्योरी, दिस थ्योरी वॉज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल। कब दी थी, इन 1873। ठीक है, 1873 के अंदर हमें मैक्सवेल ने थ्योरी बताई कि लाइट अब सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि वेव के अंदर भी जो है वो कंपोनेंट्स शामिल हैं। जैसे हम एटम के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट रखते थे कि भाई एटम एक अनडिविजिबल अनकट पार्टिकल है, ठीक है ना, लेकिन बाद में हमें जो है वो उस पर डिटेल में स्टडी करते करते पता लगा कि भाई नहीं, उसके अंदर भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समथिंग एल्स। फिर उसके बाद और भी डिटेल में हमें क्वार्क्स पता लगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता लगती हैं। इसी तरीके से वेव थ्योरी जो है वो, पहले हमें वेव थ्योरी मालूम थी, अब उसमें और हमने जब डिटेल स्टडी की तो हमें पता लगा कि उसमें दो कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिकल कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये दो थ्योरी हमें मालूम हो गई। अब एक बात और याद रखिए, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट कंपोज ऑन टू कंपोनेंट्स, वन इज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड द अदर इज मैग्नेटिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंपोनेंट्स के अंदर दोनों ही कंपोनेंट्स की जो प्रोपगेशन है या मूवमेंट है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा पॉइंट क्लियर रखिएगा कि जब कभी भी आप लाइट को बनाते हैं, सपोज करें मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ली, ठीक है, सपोज करें मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है,
मैं इसको जो है वो इस तरह बना देता हूँ, ये मेरे एक सोर्स ऑफ लाइट है, मैंने कहा ये दिस वन इज द सोर्स, ठीक है। सोर्स में से लाइट इमिट आउट हुई। अब जब लाइट इमिट आउट होगी तो वो उसके अगर मैं उसके अंदर देखूं या फिर कंपोनेंट्स को देखने की कोशिश करूं तो कंपोनेंट्स कैसे मूव करेंगे, उसके कंपोनेंट जो मूव करेंगे वो करेंगे कुछ इस तरह से। फोर्स ऑफ ये लाइट की प्रोपगेशन हो रही है। लाइट मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बता चुका हूँ कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ रे की फॉर्म में या बीम की फॉर्म में जो है वो उसमें से सोर्स में से इमिट आउट होती है। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है, जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स है, वो कैसे मूव करेंगे, वो परपेंडिकुलर। सोर्स सपोज एक कंपोनेंट जो है इस तरह वाई एक्सिस में, ठीक है, इस तरह मूव करेगा। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। किस तरीके से देखें, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर है, वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। मीन्स वो इस तरह लाइट मैंने यहाँ से ऑन करी है तो लाइट की जो प्रोपगेशन है वो स्ट्रेट है, मगर ये जो ब्लू वाला कंपोनेंट है वो इस तरह से अप एंड डाउन जा रहा है वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, देन फिर पॉजिटिव वाई एंड देन फिर नेगेटिव वाई, ये इस तरह मूव कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाद जो रेड वाला कंपोनेंट मैंने बताया, ठीक है, ये रेड वाला कंपोनेंट कैसे मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, इस तरफ जा रहा है बोर्ड के पास पॉजिटिव एक्स, फिर आपकी तरफ आया इस तरफ, फिर ये नेगेटिव एक्स, फिर पॉजिटिव एक्स एंड देन नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है आपके पास इस पर, ये जो पिक्चर शो हो रही है आपको, ये जो पिक्चर है वो किसकी प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो कर रहा है। इसमें क्लियरली आपको नज़र आ सकता है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो प्रोपगेशन ऑफ लाइट को शो कर रही है। क्लियर, आई थिंक इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें से एक कंपोनेंट आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, दिस वन इज इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एंड दिस वन इज मैग्नेटिकल कंपोनेंट, ठीक है। और जो फाइनल प्रोपगेशन हो रही है लाइट की वो क्या हो रही है, दिस वन इज द मूवमेंट या प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर, तो ये जो है वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, ठीक है। अब हम दोबारा से कंक्लूजन करते हैं। न्यूटन ने, बल्कि न्यूटन से पहले आप चलें तो वहाँ पर जो इब्नुल हैतम का कॉन्सेप्ट मैंने शायद आपको बताया था कि इब्नुल हैतम ने लाइट को क्या कहा, भाई वेव नेचर है, एनर्जी है और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है। तो अकॉर्डिंग टू इब्नुल हैतम लाइट क्या थी, वेव थी, एनर्जी थी। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट क्या थी, मैटर पार्टिकल था। देन अकॉर्डिंग टू हाइजिन लाइट अगेन क्या हो गई, वेव हो गई। क्लियर, वेव पार्टिकल, देन अब फिर वेव। उसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट हुई, फिर हमें पता लगा वेव भी है और उसके अंदर भी जो है वो कोई और कंपोनेंट भी शामिल है जिसको हमने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल कंपोनेंट कहा, ठीक है, EM वेव थ्योरी का। ये हमारी प्रूव्ड हो गई और स्टिल हम अभी भी इसी थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि लाइट जो है के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर, सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो डिस्कस किया था कुछ देर पहले, वो हमने डिस्कस किया था कि अबाउट द नेचर ऑफ लाइट के अंदर हमने थ्योरी नंबर 3 डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो पहले हमने न्यूटन डिस्कस कर लिया, हमें पता लगा पार्टिकल नेचर है लाइट। फिर हमने जो है वो हाइजिन थ्योरी आई और हाइजिन थ्योरी में हमें मालूम हुआ कि लाइट बेसिकली क्या चीज़ है, लाइट जो है वो वेव थ्योरी है। फिर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई जिससे हमें पता लगा कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लेकिन वेव के अंदर दो कंपोनेंट है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने अभी समझाया है कि दो कंपोनेंट है, जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी, ठीक है, कि दो कंपोनेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और एक मैग्नेटिकल कंपोनेंट, वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलरली मूव करता है, ठीक है। इससे हमारी स्पेस की प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि स्पेस के अंदर जो है वो अब किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है वेव को, ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करके, एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स इम्प्लीमेंट करके स्पेस के अंदर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये सॉल्यूशन हमारी रिमूव हो गई। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब इसके बाद डेफिनेटली इसके भी कुछ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हुए और अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट हुए। जब हमें पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उस वक्त
आइंस्टाइन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ठीक है। उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैं जनरली आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। जिस तरह हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल के अंदर जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो प्रोसेस डेफिनेटली किसका है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसमें क्या होता है, उसमें लाइट आती है, लाइट मीन्स फोटोन, फोटोन आकर जो है वो किसी भी मेटल प्लेट की सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल के मूव हो जाता है। और उस मूव होने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यही फिनोमेना जो है वो वेव थ्योरी क्लियर नहीं करवा पा रही थी। यहाँ पर दोबारा प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। कैसे भाई, देखिए ना, फोटोन की मैंने बात की, लाइट के पार्टिकल की मैंने बात की। अब लाइट अगर वेव है और इस सरफेस, इस प्लेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मैटर पार्टिकल है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है। और लाइट को मैं वेव अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो वेव अगर किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो या तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है या उसमें से पास हो जाती है। हेड टू हेड कोलिजन तो नहीं होती ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पे हेड टू हेड कोलिजन कर रहा है। जब कोलिजन करेगा किसी ऑब्जेक्ट में तो ये लाइट इस पर स्ट्राइक करेगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से निकलकर इमिट आउट हो जाएगा। तो अगेन इस प्रोसेस के ज़रिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो कि आप इंटर में जाके डिस्कस करोगे इसको डिटेल के अंदर। ये हमारे जो है वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेट करती है, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट की बिहाफ पर अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क हुआ कि भाई ये वेव हैं तो फिर ये प्रोसेस को क्यों सेटिस्फाइड नहीं करवा पा रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट थे वो क्या क्या थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अनप्रूव एक्सपेरिमेंट जो है वो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट किसके पढ़ रहे हैं अभी हम? अनप्रूव एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है जी। तो अनप्रूव एक्सपेरिमेंट के अंदर शामिल था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके साथ साथ कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, एक्सेट्रा। ये कुछ जो है वो 2-3 एक्सपेरिमेंट थे जो कि आपकी लाइट की वेव नेचर के बजाय पार्टिकल नेचर को डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी क्या आई आपके पास? इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो थी आपकी वो थी नंबर 4 पे हम पढ़े हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या था कि पहले मैं इसकी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, मतलब इसकी डेफिनेशन हम कर लेंगे, वो हम पहले ऑब्जर्वेशन समझिए, उसके बाद मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए प्लांक्स क्वांटम ने या मैक्स का पूरा जो नाम था वो था मैक्स प्लांक, ठीक है। अभी आपने इससे पहले पढ़ी वो मैक्स वेल थे, ये मैक्स प्लांक है। मैक्स प्लांक ने क्या काम किया? मैक्स प्लांक ने एक ऑब्जेक्ट को या हॉट बॉडीज़ को जो है वो ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ऑब्जर्व करने के बाद बताया कि इन हॉट ऑब्जेक्ट में से रेडिएशन इमिट आउट हो रही हैं, ठीक है, जिसको हम कॉन्सेप्ट इंटर में अगेन आप पढ़ोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। तो वहाँ पर भी ये होता है कि हॉट बॉडीज़ और कोल्ड बॉडीज़ में जो है रेडिएशन या तो इमिट आउट हो रही होती है या वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। कुछ हॉट मैटर्स जो हैं जैसे कि स्टार्स वगैरह हैं, स्टार वगैरह के अंदर प्लाज्मा वगैरह डेफिनेटली होता है। उस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वो हॉट मटेरियल है, उसमें से लाइट इमिट आउट हो रही होती है, रेडिएशन इमिट आउट हो रही होती है। तो ये रेडिएशन का पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है वो रेडिएशन आती हैं। लेकिन जब हम लाइट की बात करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होगा जो कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान होगा, वो हम जो है वो लाइट को कंसीडर करेंगे। तो प्लांक्स ने क्या बात बताई कि वो जो लाइट निकल रही है या वो जो रेडिएशन किसी स्टार में से, किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से हॉट होने की वजह से इमिट आउट हो रही हैं, ठीक है, वो रेडिएशंस
कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती बल्कि डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं। ठीक है, क्या मतलब कि अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, क्लियर। अच्छा, इसमें जो रेडिएशन इमिट आउट हो रही हैं, इन रेडिएशंस के अंदर जो है वो क्या चीज़ है कि जो रेडिएशन निकल रही है वो एक पैकेट की फॉर्म में निकल रही हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में निकल रही हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम जब किसी लाइट को देखते हैं तो हमें तो एक बिल्कुल स्ट्रेट सी रे नज़र आती है और वो कंटिन्यूस है, हमें तो कोई छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में नज़र नहीं आते। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए बेटा, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है तो आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन आई है, हम उस नॉर्मल ह्यूमन आई से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। हमारी ह्यूमन आई की भी एक लिमिट है। कैसे कि इस वक्त अगर आप देखें, आप अगर मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो नहीं होती है बेटा। बेसिकली वीडियो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि वीडियो कुछ नहीं होती। वीडियो का मतलब होता है एक जस्ट कम्बिनेशन ऑफ द पिक्चर। ठीक है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स ही रिकॉर्ड की जा रही हैं, मगर मल्टीपल टाइम जो है वो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा स्पीड से ये एक के बाद एक पिक्चर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो क्या लगता है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट आपको नज़र आता है, एक वीडियो की फॉर्म आपको नज़र आ रही होती है। तो हमारी ह्यूमन आई की 20 साइकिल, ठीक है, 20 साइकिल पर जो है वो पर सेकंड इसकी कैपेबिलिटी है कि हम इसको देख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर कोई स्पीड हो जाएगी तो हमें मूविंग ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। एक और एग्जाम्पल, जस्ट लाइक द फ़ैन अगर बहुत स्लो मूव करे तो आपको इसके 3 ब्लेड्स जो है वो मूव होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगर फ़ैन की स्पीड हम बढ़ा दें तो बढ़ाने के बाद क्या होगा कि अब ये फ़ैन आपको इसके 3 ब्लेड सिंगल आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट नज़र आएगा आपको। ठीक है ना, तो ये क्यों हुआ? ऑब्जेक्ट वही है मगर हमारी आई इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तो वही सेम सिचुएशन है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया लाइट की स्पीड कितनी है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो इतनी ह्यूज अमाउंट के अंदर जो है हम इसकी वेलोसिटी को अपनी नॉर्मल आई से डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो पार्टिकल इमिट आउट हो रहे हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में या बंडल फॉर्म में इमिट आउट हो रहे हैं। तो प्लांक्स ने क्या बताया था? लाइट emits out from the source is in discrete form। ठीक है, लाइट जो इमिट आउट हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? वो डिस्क्रीट फॉर्म में इमिट आउट हो रही है। ठीक है, तो लाइट इमिट्स आउट फ्रॉम द सोर्स इज इन द डिस्क्रीट फॉर्म और द बंडल फॉर्म। अब इस फॉर्म को जो है वो उन्होंने फार्मूला वाइज लिखा। फार्मूला क्या लिखा कि वो जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज डायरेक्टली द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, ऑफ दैट बंडल, डिस्क्रीट बंडल। अच्छा, ये डिस्क्रीट फॉर्म में कहा, उसने उसको कहा कॉल्ड क्वांटा। देखिए, जिस तरह नाम न्यूटन ने अपने पार्टिकल का नाम रखा था कॉर्पस्कुलर पार्टिकल, इसी तरीके से प्लांक्स ने भी अपने ही पार्टिकल का, या अपने जो सजेस्ट किया कि जो बंडल फॉर्म में या जो एक पैकेट फॉर्म में लाइट आ रही है, उस पैकेट को, उस पार्टिकल को क्या कहा? क्वांटा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात और ध्यान में याद रखिएगा कि जो क्वांटा की ये पार्टिकल फॉर्म में कहा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है जिस तरह न्यूटन ने पार्टिकल को बताया था। प्लांक्स का क्वांटा का या पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर पार्टिकल नहीं है बल्कि एनर्जी पार्टिकल है। ठीक है, वेव पार्टिकल आपको कहते हैं, एनर्जी पार्टिकल है। ये पार्टिकल तो है मगर वो मैटर पार्टिकल नहीं है जिस तरह न्यूटन का था। मतलब इसके अंदर एनर्जी पार्टिकल का मतलब कि इसके अंदर एनर्जी शामिल होगी, मैटर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उस क्वांटा जो पार्टिकल होगा इसको क्वांटा कह दिया। ठीक है, अब इस क्वांटा की डेफिनेटली अगर मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी है, एनर्जी के पार्टिकल है, तो कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए कि इस एनर्जी में कितनी एनर्जी शामिल है। तो उस एनर्जी को समझाया किस तरीके, इस फार्मूले के अंदर कि एक रिलेशन बताया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल।
ऑफ लाइट, ठीक है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह न्यूटन ने बताया था कि कर्पस्कुलर के अंदर जो उसके साइज है वो डिपेंड करेगा उसकी, या वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी कलर फॉर्मेशन के लिए, कि मुझे अगर ये कलर ब्लू नज़र आ रहा है, ये कलर ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ब्राउन नज़र आ रहा है, डिफरेंट अगर मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं तो वो कर्पस्कुलर के साइज़ पे डिपेंड, हमने ये बात पढ़ी थी। इसी तरीके से क्वांटम में ये बात किस तरह चेंज हो जाएगी कि वो डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लियर? तो जो हमें अब नॉर्मल हमें मालूम है कि जो कलर हमें नज़र आते हैं इट जस्ट अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कलर इटसेल्फ कुछ नहीं है बल्कि ये जस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसी तरह एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं मतलब आप रिलेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव हो जाता है और फिर इक्वल टू एंड कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ पर लगाया एच कांस्टेंट क्या है, एच कांस्टेंट शो कर रहा है फॉर प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस प्लांक्स कांस्टेंट की कांस्टेंट है तो डेफिनेट इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है इसकी, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल डॉट सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो वैल्यू है प्लांक्स कांस्टेंट की। इसके अलावा आप इसको अर्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, सिर्फ पावर में फ़र्क आ जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज डॉट सेकेंड। तो मोस्टली हम SI में बात करते हैं तो हम 6.63 10⁻34 ही काउंट करते हैं। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई उस क्वांटा पार्टिकल की या उस बंडल ऑफ एनर्जी की, एक बंडल ऑफ एनर्जी। क्लियर बेटा? यहाँ तक ये क्वांटा की या डेफिनेशन थी, प्लांक्स क्वांटम की थ्योरी की सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद हम चलते हैं, एक बात और याद रखिएगा, मैं अगर बात कर रहा हूँ कि भाई इस लाइट में से बंडल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बंडल क्या होंगे, बंडल क्या मैं इस तरह कह सकता हूँ कि बंडल भाई एक बंडल तो आया है, ठीक है, 2 बंडल आ रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि 1.5 हो, 2.5 हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैकेट या तो पूरा एक कंप्लीट आएगा। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन किया प्लांक्स ने कि क्वांटा मस्ट बी क्वांटाइज, ठीक है, क्वांटा मस्ट बी क्वांटाइज। मस्ट बी क्वांटाइज, ये बात याद रखिएगा। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है बेटा कि होल नंबर वैल्यू, ठीक है, पार्ट्स में ना हो। पार्ट्स से मुराद कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो, भाई 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, ठीक है, 3/2 हो जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आ जाए, क्योंकि बंडल पूरे एक ही आता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल तो इससे हट के कि अगर मैं आयन बनाना हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाता है, ऐसा ही है ना। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ना। ऐसा तो नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा रिमूव हो जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाफ रिमूव हो, आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए, आधा इलेक्ट्रॉन अंदर रह जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बंडल भी जो है वो क्वांटाइज होना चाहिए, एक होल फ्रैक्शन में वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि ये एनर्जी जो है वो h न्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है वो ये h, इसको n कहते हैं, n विल बी इक्वल टू द 1 2 3 एंड सो ऑन। ये n नंबर है, ये क्वांटाइज नंबर को शो करता है। 1 हो, एक बंडल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे एंड सो ऑन, इस तरह से इसको शो किया जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो हमारी एक्सप्लेनेशन थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। क्लियर? अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमने समझा दी, तो समझ में आने के बाद फाइनली हम किस पॉइंट पे पहुंचे कि हमें पता लगा कि लाइट अगेन एक बंडल फॉर्म में पार्टिकल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। प्रीवियसली हमने पढ़ा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है। तो ये दो बातें जो है वो आपस में अगेन दोबारा हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं हम दोबारा वहीं पर आकर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसको फाइनली 1905 के अंदर एक लास्ट थ्योरी आपके पास आई जिसको हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट जो है वो
किसने दी थी? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय आइंस्टाइन इन 1905। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये सजेस्ट की थी और 1905 में की थी। उन्होंने कोई नया काम नहीं किया। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बिहाफ पर ये सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन करी कि भाई लाइट अगेन यहाँ पर पार्टिकल्स नेचर बिहेव कर रही है। तो उस बात को प्लांक्स थ्योरी को और मैक्सवेल की थ्योरी को, दोनों की थ्योरी को उन्होंने मिलाया। मिलाने के बाद अपनी एक डेफिनेशन दी फोटोन के बारे में, फोटोन की एक सजेशन की। उस फोटोन को समझाया और समझाने के बाद ये सारा का सारा मामला तकरीबन 400 सालों बाद रिजॉल्व हुआ। और अब हमें जो पता है कि लाइट की ड्यूल नेचर है और हम लाइट के पार्टिकल को क्या कहते हैं? लास्ट फाइनली फोटोन। ठीक है, तो उस फोटोन के बारे में जो है वो आइंस्टाइन ने हमें समझाया। अब ये फोटोन क्या चीज़ है? फोटोन बेसिकली, फोटोन को हम कहते हैं इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी। इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल but it is not a particle। ठीक है, ये पार्टिकल की तरह बिहेव ज़रूर करता है मगर ये पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी के पार्टिकल हैं, या इसको आप इस तरह कह सकते हो कि ये एनर्जी के छोटे छोटे जो है पैकेट्स की फॉर्म है। ठीक है, तो ये फोटोन की एक्सप्लेनेशन थी जो कि आइंस्टाइन ने हमें दी थी। ठीक है, इसके साथ साथ फोटोन को जो बड़ी डिटेल में आप पढ़ोगे वो इंटर में भी पढ़ेंगे फोटोन की एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आप इसको समझ सकें। तो फोटोन के अंदर सबसे पहले मैं इसका अगर चार्ज के बारे में डिस्कस करूँ तो फोटोन का चार्ज क्या होगा? फोटोन का चार्ज कुछ नहीं होगा, फोटोन का न्यूट्रल है, लाइट के पार्टिकल, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो चार्ज इसका नल होगा, ज़ीरो होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, न्यूट्रल कहलाएगा इसको। चार्ज के बाद मैं इसके अगर मास की बात करूं तो फोटोन बेसिकली एनर्जी है, तो मास इसका नहीं होगा, इट इज़ अ मासलेस पार्टिकल। ठीक है, ये मासलेस पार्टिकल हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है फोटोन। ठीक है, क्योंकि देखो फोटोन क्या है? बेसिकली लाइट है या इंफॉर्मेशन कैरियर है। फोटोन क्या है? एक इंफॉर्मेशन कैरियर है, ये हमें इंफॉर्मेशन लेकर आता है। कैसे? भाई मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और मुझे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं, कुछ डिज़ाइन बना हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ें कैसे पता लग रही हैं? डेफिनेटली ये लाइट के थ्रू पता लग रही है। अगर इस रूम में ये डार्क रूम हो और मैं इस बोर्ड को देखने की कोशिश करूँ तो मुझे कभी ये बोर्ड नज़र आएगा? ये वर्ड क्या लिखे हैं मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो लाइट बेसिकली जाके इस पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद इस पॉइंट की या इस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन करती है, इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लाकर मेरी आइज़ में इंटरेक्ट होते हैं या उसमें रेटिना पे आके उसकी इमेज बनती है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और मुझे ये मालूम हो जाता है कि क्या लिखा हुआ है या क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली लाइट या फोटोन जो है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन कैरियर है। और आपको मालूम होगा कि हम जो हमारी स्पेस है, हम कि बहुत लाइट ईयर्स दूर या मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से हम किसी प्लैनेट को या स्टार को देख पाते हैं, तो वो भी किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो वो लाइट भी क्या है? वो लाइट जाके उस प्लैनेट से टकराई होगी और टकराने के बाद वो हमारी अर्थ तक ट्रैवल करके आई होगी। तो ये बेसिकली फिर अर्थ पे आने के बाद क्या हुआ? उस प्लैनेट की इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है। तो इसीलिए हम इसको फोटोन को कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कैरियर कहलाता है। ठीक है, तो लाइट बेसिकली इन्फॉर्मेशन कैरियर हो गया। उसके अलावा मैं अगर इसके जो है वो स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी आपको मालूम है, इंफॉर्मेशन कैरियर हो गया। स्पीड भी आपको मालूम है, स्पीड कितनी है? 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो एनर्जी की मैं अगर बात करूं कि इस फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होगी, तो हम उस एनर्जी को भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और उस एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? E = H ν।
अभी हम पढ़ चुके हैं प्लांक्स के अंदर। स्पीड इसकी 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैरियर है। उसके अलावा स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल पार्टिकल हो गया। मास इसका कोई नहीं है, चार्ज भी इसका कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट फोटोन, जिससे अब हमें कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि लाइट को समझ में आया कि लाइट बेसिकली है क्या चीज़, फोटोन है, और फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें मालूम हुई। अब फाइनली जितने भी लाइट के बिहेवियर्स थे वो सारे के सारे इस ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से सेटिस्फाइड हो रहे थे। मींस हमने लाइट के कुछ बिहेवियर ऐसे देखे जो कि मैटर नेचर से या पार्टिकल से प्रूव हो रहे थे। मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और प्रोपेगेशन, शैडो फॉर्मेशन, तो वो पार्टिकल की क्वांटा नेचर से प्रूव हो रहे हैं, जिसको कहा कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, कुछ पार्टिकल से प्रूव हो रहे हैं। कुछ इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ठीक है। ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं ये जो है वो वेव नेचर से सेटिस्फाई हैं, तो उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे सारे एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गए, कुछ लाइट की पार्टिकल नेचर की वजह से, कुछ लाइट की वेव नेचर की वजह से, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम वेव के जितने भी पैटर्न हैं, लाइट के वेव के जितने भी पैटर्न है या जितने भी बिहेवियर ऑफ लाइट है विद रिस्पेक्ट टू वेव, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।